हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम जो आपका अध्याय 1 है कक्षा 8 का उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसी तरह से हम जितने भी चैप्टर्स हैं सबके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आज हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं सबके बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, तो सबके बीच में गुणा है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करोगे, जो भी कट रहा है उसको काट दोगे। काटने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अंश को हर से काटना है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, नीचे वाला ऊपर वाले से। तो यहाँ पर देखो 4 से क्या कोई नीचे ऐसा है जो कट रहा है, बिल्कुल 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 16 आएगा, तो 4 चौक 16 ये कट गया। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ है जो कट रहा है, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 तियां 9 ये भी कट गया। फिर यहाँ से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, काटने के लिए एक नीचे वाला एक ऊपर वाला होना चाहिए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये भी कट गया। ठीक, और क्या बचा हुआ है देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, तो संख्या में क्या बचा, ऊपर 2 बचा है, नीचे देखो सिर्फ 4 बचा है, सब कुछ कट चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, बाकी सब कट गया, 1 आ गया है कट के। इसके अलावा देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, ऋणात्मक निशान 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 2/4, 2/4 का मतलब क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो 1/2 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये था पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो जो इसका दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है निम्न के लिए योज्य प्रतिलोम लिखो। मतलब जो संख्याएं हमें दी गई है ना, हमें उसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो सब कुछ अच्छे से बताया था कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर आपको डिटेल में सबके बारे में जानना है तो इस चैप्टर की वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, फिलहाल यहाँ पे योज्य प्रतिलोम हम किसे कहते हैं हल्का सा मैं आपको याद दिला दूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो अपने पास कोई संख्या है ए, अपने पास कोई संख्या ए है, ए का जो योज्य प्रतिलोम होगा उसका मतलब ये है कि ए में हम ऐसा क्या जोड़ दें, इसका योग किसके साथ करें कि उत्तर आ जाए 0। ठीक है, तो आपको पता है अगर ए है अपने पास तो यहाँ अगर मैं माइनस ए लिख दूं तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ए और माइनस है ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा। कहने का मतलब है अगर मेरे पास है 5 तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो उत्तर आएगा -5। तो 5 और -5 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या है अपने पास 25 है, सबसे पहला नंबर क्या है अपने पास 25। अगर मैं बात करूं इसके योज्य प्रतिलोम की तो योज्य प्रतिलोम में मुझे क्या करना है, बस इसका निशान बदल देना है। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -25। ठीक, इसी तरह से, ठीक है, ये पहला हिस्सा था। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में -28 दिया हुआ है, तो -28 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +28। निशान बदल दोगे आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का 28 है उसमें आप +28 करोगे तो दोनों को जोड़ के 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर उसके योज्य प्रतिलोम में जोड़ा जाए तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। ठीक, इसी तरह से जो इसका तीसरा है इसमें योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखो तीसरे में क्या है -2/3, तो इसका निशान बदल दोगे तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा। प्लस निशान लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी, आप चाहो तो लगा दो, आप चाहो तो ना भी लगाओ। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम ये रहा, इसका योज्य प्रतिलोम ये रहा और इसका योज्य प्रतिलोम ये रहा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखो, अगला क्या है, निम्न के लिए गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। जैसे पिछले सवाल में हमने योज्य प्रतिलोम लिखा वैसे ही यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने कहा था कि अगर अपने पास कोई संख्या है मान लो a, तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसको हम किससे गुणा करें, इसको हम किससे गुणा करें कि जो उत्तर है वो 1 आ जाए। उत्तर कितना आना चाहिए, 1। ये परिभाषा होती है गुणात्मक प्रतिलोम की। तो इसको आप उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a।
इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। क्यों? इन दोनों को गुणा करोगे ए से ए कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास a बाई बी है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होता है आपको, तो फिर से नियम तो वही रहेगा कि इसको हम किससे गुणा करें कि उत्तर आ जाए 1। ठीक, तो सीधी सी बात है, नीचे b है तो b ऊपर लिख दो, ऊपर a है तो नीचे a लिख दो, यानी कि a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b बाई a। क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुणा करके 1 आ रहा है। कैसे? देखो, इससे काटोगे कट जाएगा, इससे काटोगे ये भी कट जाएगा, सब कुछ कट के 1 बचेगा। ठीक, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं सीधा सीधा उत्तर लिख रहा हूँ। पहले का उत्तर देखो, पहला क्या है? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो इसको उलट दो, 1/4। ठीक है। इसी तरह से अगर 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसको उलट दो, यानी 5/4, 5 ऊपर 4 नीचे, और यहाँ पर -3/5 का 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है ना, माइनस को ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी लिखो एक ही बात है। तो ये हो गया। ठीक है, इनको आप इसको इससे गुणा करोगे 1 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 1 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 1 आएगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। ठीक है, देखो जो पिछले सवाल में ये गुणात्मक प्रतिलोम था, इसी को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। चाहे आप व्युत्क्रम बोलो या गुणात्मक प्रतिलोम बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, चौथे प्रश्न के सॉल्यूशन में। ठीक, हमें दिया गया है 6/13 और इसको हमें गुणा करना है। इसको हमें क्या करना है? गुणा करना है। इससे गुणा नहीं करना, इसके गुणात्मक प्रतिलोम से करना है। तो भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना आपको आ गया, इसको उलट देंगे। ठीक है, यानी कि 16 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 6/13 और ये हो गया इसका व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, इन दोनों को गुणा करनी है, ऐसा सवाल में बोला जा रहा है तो हम गुणा कर देते हैं। भाई क्या कट रहा है? कुछ ऊपर से नीचे, कुछ नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा गुणा करोगे। 16 गुणा में 6, 96 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 5 की। देखो, आपको याद रखना है कि आपके सवाल में, ठीक है, आपके पेपर में ऐसे सवाल, ठीक है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 परिमेय संख्या दे देंगे और उनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं या 5 परिमेय संख्याएं पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पर है 1/2 और 5/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो अपने पास क्या है? 1/2 है और ठीक है, पहली संख्या 1/2 और दूसरी संख्या है 5/7। सबसे पहले, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इनके बीच में संख्याओं को लिखने के। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या जो इनके नीचे लिखा हुआ है यानी हर, क्या वो एक जैसा है? तो अपने सवाल में एक जैसा नहीं है, तो पहले हम एक जैसा बनाते हैं। अगर एक जैसा नहीं होता है तो एक जैसा बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, इस संख्या को उतार लिया, इस संख्या को उतार लिया, इसको गुणा करना है ऊपर नीचे जो इसके नीचे लिखा हुआ है उससे, यानी कि जो 7 है ना उससे यहाँ गुणा करना है 7/7 से। देखो 7/7 का मतलब कितना होता है? 1। भाई अगर मैं 7/7 लिख रहा हूँ तो कट के तो 1 ही आना है ना, तो असलियत में मैं लिख तो रहा हूँ 7/7 पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1। ठीक, तो अगर 1 से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि 7 कट ही जाना है, तो 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये कट जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5/7, इसको किससे गुणा करना है? नीचे देखो इसके क्या है? 2, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2/2। अब यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2/2 का मतलब होता है 1। तो हम अगर 1 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ, 7 एकम 7, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 14। ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखो अगर आपको इनके बीच में जितनी संख्या पूछी है वो डायरेक्ट नजर आ रही हैं तो ठीक है। जैसे 7 के बाद 8/14 आएगा, 9/14, दो तो डायरेक्ट नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो वही आ गया, यानी हमें 3 चाहिए थे। तो इतने से काम नहीं चल रहा। जब इतने से काम ना चले तो आप एक एक शून्य बढ़ा दो ऊपर नीचे, मतलब आप 10 से गुणा कर दिया आपने,
10 ऊपर 10 नीचे, 10/10 मतलब फिर से 1 से ही गुणा कर रहे हो, दिख वो 10 रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा एक एक शून्य बढ़ा दो यार, ठीक। तो आप देखो अब इनके बीच में 3 संख्याएं, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेना इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 70 के बाद 71, नीचे वाला मत ज़्यादा करना, वो 140 रहने देना, फिर 72/140, फिर 73/140, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था प्रश्न 5। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 6, इस तरह के प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपसे, जिसमें आपसे बोला जाएगा संख्या रेखा पर निरूपित करो। मतलब कुछ परिमेय संख्याएं दे देंगे आपको और वो क्या बोलेंगे कि इनको संख्या रेखा पे दर्शाओ, ठीक। तो संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था, है ना। इसकी एक अलग से वीडियो थी संख्या रेखा पे दर्शाने वाली। फिलहाल अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं, मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी संख्या दी गई है पहले उतार लो, फिर देखो पहले आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या जो है ना किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है, किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आ रही है। तो यहां पर देखो 7/4 है, सबसे अच्छा तरीका इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लें, 7/4, ठीक। तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 एकम 4, 7 में 4 आ गया 3। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, जितनी बार पहाड़ा गया वो पहले लिख दो यानी कि 1, ठीक है। और जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आता है, जिससे आपने भाग करी थी वो नीचे आ जाएगा। 4 से भाग कर रहे हैं 4 नीचे ही रहेगा मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न बदलते हैं। अब ये कितना है, 1 सही 3/4, यानी 1 तो पूरा है और थोड़ी सी और कुछ चीज आ रही है। तो यानी ये जो संख्या है ना 1 और 1 से 1 ज्यादा करो 2, 1 और 2 के बीच में कहीं है, क्योंकि 1 तो पूरा है हम, लेकिन 2 तक नहीं पहुंच रहे, यानी 1 और 2 के बीच में संख्या कहीं ना कहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको संख्या रेखा बना लेनी है, ठीक है। आप चाहो तो 0 1 2 3 ऐसे करो, नहीं तो कम से कम आपको 1 चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपको 1 तो चाहिए और उसके बाद 2 चाहिए। आप चाहो तो इसके पहले का नंबर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 1 2 चाहिए आपको, क्योंकि ये संख्या 1 और 1 से अगला नंबर क्या मिलेगा हमको, पूरा पूरा 2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में है ये संख्या, इतना पता लग गया। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये संख्या आ सकती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें देखो नीचे क्या है, नीचे कितना है 4, नीचे कितना है 4। तो 1 और 2 के बीच में यानी 1 से आगे और 2 से पहले यहाँ पे आपको 4 टुकड़े करने होते हैं। कितने टुकड़े करने होते हैं, 4 टुकड़े, बराबर बराबर दूरी पे, ठीक है। कट लगा दो, मैंने तो अंदाज लगाया, आप नाप के लगाओगे। अब देखो इसके 4 टुकड़े हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 4 टुकड़े हो गए। तो समझ लो हम यहाँ 0 से चले 1 पे पूरा आ गए, और जो अगला वाला हिस्सा है तो समझो हम 1 पे पूरा आ गए, और उसके बाद हमने 4 टुकड़े किए, और 4 में से कौन सा टुकड़ा लेना है, तीसरा वाला, पहला दूसरा ये टुकड़ा लेना है, यही होगा 7/4। 7/4 बोलो या 1 सही 3/4 एक ही बात है। फिर से समझ लो, 1 पे पूरा आ गए, उसके बाद 4 टुकड़े किए, लेकिन 4 टुकड़े में से तीसरा लेना है, ठीक, ये हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका दूसरा हिस्सा देखो, दूसरे हिस्से में क्या, -5/6, ठीक है। माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या ये मिश्र फ्रैक्शन में बदलेगा, मिश्र भिन्न में नहीं, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला यानी अंश नीचे वाले से छोटा है तो इसका 6 का पहाड़ा ही नहीं जाएगा, यानी 0 बार पहाड़ा जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो इसका पक्का मतलब है कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में है। लेकिन अगर ये माइनस है तो 0 और माइनस के बीच में, अगर ये प्लस होता तो 0 और +1 के बीच में होता, माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ऐसा कब होगा, जब पहाड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं संख्या रेखा बनाऊंगा, मुझे कम से कम क्या चाहिए, 0 और -1 चाहिए भाई, कम से कम। आप चाहो तो इसके बाद के नंबर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में कितने टुकड़े करोगे, जो नीचे है उतने टुकड़े करते हैं 6, बराबर बराबर करना, ठीक है। तो 6 टुकड़े हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। इन 6 टुकड़ों में से हमें कौन सा लेना है, 5वां टुकड़ा। तो 1 2 3 4 5, ये जो है ये है अपना -5/6, ऐसे तीर बना के लिख दोगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। इसी तरह से अगर तीसरे हिस्से की बात करूं मैं, तो यहाँ पे है 4/5। अब फिर से देखो 5 का पहाड़ा एक बार भी नहीं जा रहा, 5 एकम 5, 4 से ज्यादा हो जा रहा है ना, यानी इसको हम ऐसे मिश्र में तो बदलेंगे नहीं अब। तो यानी कि ये नंबर भी 0 और 1 के बीच में, अगर ऊपर वाला छोटा है तो 0 और 1 के बीच में है, पॉजिटिव नंबर है यानी प्लस का है तो 0 और +1 के बीच में है, ऋणात्मक होता तो 0 और -1 के बीच में होता, ठीक है।
चलो, तो यानी कि मुझे कम से कम क्या चाहिए, 0 और 1 चाहिए। बाकी चाहो तो और भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे एक्सिस भी लिख सकते हो, एक्स एक्स डैश। अब 0 और 1 में कितने टुकड़े करने हैं, 5, क्योंकि नीचे 5 है। तो यानी कि 1 2 3 4 कट लगाओगे 5 टुकड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए, 5वां हम इसे ही गिन लेते हैं, समझ लो कट में। तो यहाँ पे कौन सा टुकड़ा लेना है, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कट ये रहा, यानी कि 4/5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब देखते हैं कि अपना कौन सा होता है, छठा। अब देखते हैं 7वां प्रश्न कौन सा है। अब देखो, जो अगला प्रश्न है आसान सा, इसमें बोला गया हल करो। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा अपने पास क्या है, -8/13। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ही हो गया, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस सीधा 3/26। याद रखना मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस सीधा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। और यहाँ पे लघुत्तम लेना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 13 के पहाड़े में 26 आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि जिन संख्याओं का हमें लघुत्तम लेना हो, उसमें से छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आ रही हो, तो बड़ी वाली संख्या ही लघुत्तम हो जाती है। आप ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो मतलब 13 और 26 में से, क्योंकि 26 13 के पहाड़े में आ रहा था, तो अलग से रफ वर्क मत करो, 26 ही एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा। तो 13 का पहाड़ा, अब हम इनको कैसे करते हैं, हम देखते हैं 13 का पहाड़ा 26 में कितनी बार जाएगा। तो 13 दूनी 26, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 13 का, तब 26 आएगा। 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा तो 8 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16। जितनी बार पहाड़ा पड़ा, 2 बार पहाड़ा पड़ा, तो इस 2 से 8 को गुणा करेंगे 16। ठीक है, साथ में माइनस भी लगा दो। फिर यहाँ माइनस 26 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 गुणा 3 3 होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो जो यहाँ पे होता है वही उतार दो, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, इसके बाद देखो, दोनों के निशान एक जैसे हैं। जब एक जैसे निशान होता है तो जोड़ देते हैं, 16 और 3 19, निशान वही लगाते हैं, और नीचे जो भी है लिख दो। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो 7वां प्रश्न भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। मैंने जानबूझ के इसको यहाँ रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमसे बोला गया है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो जो पहला है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आपको याद रखना, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। अभी हमने देखा था ना कि अगर अपने पास a है तो इसका व्युत्क्रम क्या आ रहा था, 1/a। अगर अपने पास 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या आ रहा था, 1/5। लेकिन अगर मैं 0 को ऐसे लिख दूंगा ना, 1/0, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम नीचे 0 नहीं लिखते हैं, वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है ना, तो डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते, 0 से भाग नहीं दे सकते, यानी 0 नीचे नहीं आएगा, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्या है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। दूसरे वाले की बात करूं अगर मैं, तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो कौन कौन सी होती हैं, -1 और 1। ठीक है ना, क्योंकि इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो फिर से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो फिर से उल्टा करने पे 1/-1 आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, वही -1 ही है। मतलब व्युत्क्रम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम यही होता है, और ऐसी तरह से 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ठीक है, तो फिर से आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो अपना ही व्युत्क्रम होती, तो आप बोलोगे -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ठीक है, अगला तीसरा देखो, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, अपना किसी संख्या का ऋणात्मक मतलब क्या, उसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो 0, इसका आंसर क्या होगा, 0 0, क्योंकि 0 का ऋणात्मक चाहे आप -0 लिखो चाहे +0 लिखो, उसका मतलब 0 ही होता है। असलियत में 0 कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है, 0 कोई धनात्मक संख्या नहीं है। 0 ना ऋणात्मक होता ना धनात्मक, तो इस पर फर्क भी नहीं पड़ता माइनस प्लस का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो वो 0 होती है, यानी 0। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये भी एनसीईआरटी का है, इसमें खाली स्थान भरना है। क्या बोला गया है, 0 का व्युत्क्रम। तो 0 का व्युत्क्रम अभी आपने पढ़ा नहीं होता। ठीक है ना, अभी हमने देखा था पिछले सवाल में। अगला, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम में, अभी हमने देखा था -1 और 1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं, ये भी पिछले प्रश्न में देखा था। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम कितना होगा, -1/5, है ना। 5 कुछ नहीं तो 5/1 को उल्टा कर दो। ठीक, चौथा सवाल क्या है,
1/x, जहाँ पे x 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी, एक का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1 यानी x, ठीक है ना। 1/x को उल्टा करोगे, x/1 का मतलब x होता है। अगला क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ठीक है, अगर परिमेय संख्याएं हैं दो तो उनका गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा भाई। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अगला, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, देखो धनात्मक का व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा, ठीक है, और ऋणात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये ऋणात्मक संख्या है माइनस, तो ये भी इसका व्युत्क्रम भी ऋणात्मक आया। अगर कोई धनात्मक संख्या होती तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक ही आता। तो ऋणात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक और धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ प्रश्न थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा सकते थे, तो मैंने आपको ये बता दिया। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।